हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। साइंस की टर्म्स में और जनरल लाइफ में जो वर्क का मतलब है वो अलग अलग होता है। अगर मैं बोलूँ कि आज मैंने बैठ के पढ़ाई की है तो रियल लाइफ में हाँ मैंने आज कुछ काम किया है, लेकिन साइंस की टर्म्स में मैंने कोई वर्क नहीं किया है। तो फाइंड आउट करते हैं कि साइंस की टर्म्स में वर्क किसको बोलते हैं। हम 3 सिचुएशन कंसीडर करके चलते हैं। पहली सिचुएशन, लेट किसी टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है, तो इस केस में साइंस की टर्म्स में जो वर्क है वो नहीं होगा। सिचुएशन 2 लेते हैं, एक कोई लड़का है वो किसी दीवार को पुश कर रहा है, इस केस में भी कोई वर्क नहीं होगा। सिचुएशन 3 लेते हैं, एक लड़का है वो किसी चेयर को पुश कर रहा है और वो चेयर मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। साइंस की टर्म्स में इस थर्ड सिचुएशन में हमारे पास वर्क होगा। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिचुएशन से कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो कोई वर्क नहीं होगा, जो कि फर्स्ट सिचुएशन में था। अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तब भी कोई वर्क नहीं होगा, जो कि हमने सिचुएशन 2 से फाइंड किया। सिचुएशन 3 में देखा था कि हमने फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी लगाई और हमारे पास वर्क मिला। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें दोनों ही चीज़ें चाहिए अगर हम ये बोलेंगे कि किसी गिवन केस में वर्क हुआ है या नहीं हुआ। तो हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। वर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके आएगा, लेकिन जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मतलब अगर हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई है तो हमारी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उसको वर्क नहीं बोल सकते। हमारा वर्क जो होगा, मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क का सिंबल होता है W, फोर्स का F, डिस्प्लेसमेंट का S, तो हमारे पास W हो जाएगा F इंटू S। फोर्स को हम मेज़र करते हैं जूल्स के टर्म्स में। एक और चीज़ हमें पता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन भी होती है और एक मैग्नीट्यूड भी होता है। सेम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बाद भी हमारे पास वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर होती है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जांपल 2 जूल ऑफ वर्क, इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए कि 2 जूल है कितना, हमें सिर्फ अमाउंट से मतलब है यहाँ पे उसको डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्क। हमारे पास 3 टाइप के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है। लेट हमारे पास कोई बॉक्स है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ, हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ। तो इस गिवन केस में जो हमारे पास वर्क होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव वर्क, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही एक डायरेक्शन में होंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, दोनों 180 डिग्री अपार्ट हों, तो इस केस में जो हमारी वर्क होगी वो होगी नेगेटिव वर्क। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारा नेगेटिव वर्क प्रोवाइड करता है। लेट हमारा कोई भी बॉक्स है वो मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के साथ 180 डिग्री बनाएगा और फ्रिक्शन फोर्स के लिए जो वर्क होगा वो हमेशा नेगेटिव वर्क होगा। नेक्स्ट इज जब हमारा फोर्स और हमारी डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, इस गिवन केस में हमारा जो वर्क होगा वो ज़ीरो वर्क होगा। एग्जाम्पल के लिए जब कोई भी कुली अपने सिर के ऊपर कोई भी बैग रख के मूव करता है, तो उस केस में क्या होता है, कुली उस बैग को अपने सिर पे रखने के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो आगे या पीछे की तरफ करता है, तो दोनों में जो एंगल होगा वो इस गिवन केस में 90 डिग्री होगा। और एंगल जब भी 90 डिग्री होगा तो हमारा वर्क हमेशा ज़ीरो होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।